नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी मजेदार सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम क्षितिज बाग 2 का अंतिम चैप्टर जिसका नाम है संस्कृति एक निबंध है और इस निबंध के रचयिता हैं बदंत आनंद कोसलायन जी, जिनके बचपन का नाम था हरनाम दास। तो प्यारे बच्चों, संस्कृति जो चैप्टर है, जो निबंध है, कोसलाइन जी ने इसमें क्या लिखा है। इसमें दो शब्दों को लिया है प्यार बच्चों। कौन कौन से दो शब्द हैं? एक तो है प्यार बच्चों इसमें संस्कृति। कौन सा है? संस्कृति। और दूसरा है प्यार बच्चों इसमें सभ्यता। क्या है? सभ्यता। तो इन दोनों को समझाने की बहुत सारे उदाहरणों की सहायता से हमें समझाया है कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। तो प्यार बच्चों, संस्कृति उसे बताया है जैसे कि हम किसी चीज का आविष्कार करते हैं। कि जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें, मनुष्य ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, तो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। फिर इंसान ने सोचा कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग का आविष्कार होता है। और उस इंसान के बारे में सोचिए जिन्होंने सुई धागे का आविष्कार किया। फिर सुई धागे का आविष्कार करने के बाद में किसने ऐसा सोचा होगा कि दो फटे फटे कपड़ों को, ये दो टुकड़ों को किस प्रकार से जोड़ा जाए सुई और धागे से। तो यह सब जो नए नए आविष्कार करते हैं ना हम लोग, इसे बदंत आनंद कोसलाइन जी ने संस्कृति कहा है। ठीक है। अब सभ्यता क्या है? सभ्यता है कि हम सुबह सुबह उठते हैं, उठते ही 1 नंबर 2 नंबर आप लोग जाते होंगे, फिर ब्रश करते हैं, फिर स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहने के नाश्ता करते हैं, फिर अपना बैग उठाकर अपने वर्क के लिए निकलते हैं। इसे कवि ने सभ्यता कहा है। समझे नहीं समझे? संस्कृति वह वस्तु है कवि के अनुसार कि जिससे कोई व्यक्ति नए नए आविष्कार करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने आविष्कार किया, मार्क्स ने गरीबों को सुखी रखने के लिए पूरा जीवन दुखी में बिता दिया। ऐसे ही रूस के जन्मदाता लेनिन के बारे में बताया गया है। यानी कि जो भी कोई भी इंसान जो नए नए आविष्कार करता है उसे संस्कृति कहा है। और ये संस्कृति या आविष्कार कौन करता है? एक संस्कृत व्यक्ति करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि जिसने आग का आविष्कार किया उसके पुत्रों को वह जो उपाधि थी, वह जो उसने जो कार्य किया आग का, तो वह उसे पिता के स्वरूप जायदाद के रूप में मिल गई, तो उसे संस्कृत व्यक्ति नहीं कहेंगे हम लोग। उसे कहेंगे जिसने नया आविष्कार किया है। समझ रहे हो ना? यानी किसी भी चीज का नया आविष्कार करना जो पहले से मौजूद नहीं था हमारे सामने, उसको नया आविष्कार कर देना, कोई नई वस्तु सामने ला देना, कोई नया कार्य सामने ला देना, वह संस्कृति कहलाती है। और सभ्यता, जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, यानी कि क्रीम पाउडर लगा के, आप समझ रहे होंगे, कहीं बैठते हैं तो आलती पालती मार के बैठते हैं, सभ्यता से बात करते हैं, तो वह सभ्यता है। सभ्यता को इसमें संस्कृति का ही परिणाम बताया है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक बार देख लीजिएगा, पाठ का सार हम लोग देखते हैं। इसमें दो शब्द हैं जो हमें समझ में भी आते हैं और जिनका हम लोग उपयोग भी करते हैं। वो दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। यानी कि ऐसे दो शब्द हैं जो हमें बहुत कम समझ में आते हैं। आते भी है तो गलत सलत समझ में आते हैं, सही ढंग से समझ में भी नहीं आते। कवि ने उन दो शब्दों का नाम बताया, संस्कृति और सभ्यता। इन दो शब्दों के साथ साथ जब हम अनेक विशेषण लगा देते हैं, यानी कि विशेषण क्या होता है? किसी भी शब्द की कोई दूसरा शब्द विशेषता बताता है तो वह विशेषण कहलाता है। जैसे भौतिक सभ्यता, सभ्यता से पहले भौतिक लगा दिया, सभ्यता विशेषता होगी भौतिक। आध्यात्मिक सभ्यता, अब सभ्यता विशेषता क्या होगी? आध्यात्मिक। तो भौतिक सभ्यता भी है, आध्यात्मिक सभ्यता भी। क्या यह एक चीज है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। कवि ने कहा है कि ये दो वस्तुएं हैं या चीजें हैं, क्या है ये हमें बहुत कम समझ में आती हैं। इन दोनों शब्दों से पहले आप किसी भी शब्द को रख दोगे तो उसमें उसकी विशेषता बढ़ जाती है। तो क्या है? तो इसे हम लोग अपने तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज
का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था तो आज तो घर घर में चूल्हा जलता है। लेकिन पहले आग का आविष्कार किसने किया है यार? वो तो सब कितना बड़ा इंसान होगा, उसमें वह कितना बड़ा संस्कृत व्यक्ति होगा। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। यानी कि अग्नि देवता को पहले नहीं जानते थे, आज लोग सभी जानते हैं। लेकिन जिसने सबसे पहल सर्वप्रथम आग का आविष्कार किया कि दो पत्थरों को रगड़ने से आग का आविष्कार किया, तो वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था, जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के टुकड़े का घिसकर उसके एक सिरे को छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह कितना बड़ा आविष्कार रहा। मैंने बताया स्टार्ट में, सबसे पहले हम लोगों ने देखा, अपने हिसाब से समझा कि सभ्यता संस्कृति क्या है। संस्कृति को समझने की कोशिश की हमने कि वह कितना बड़ा आविष्कार करता हो जिसने आग के बारे में सोचा होगा। फिर वह इंसान और भी कितना बड़ा आविष्कार करता होगा कि सबसे पहले सोचा कि लोहा है, लोहे को छेद करके कील एक बारीक चीज बनाई, उसमें छिद्र करके एक धागा पिरोया। फिर उसने सोचा कि दो धागे को सील करके एक धागा, दो कपड़ों को सील करके एक बनाया जा सकता है, तो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। देखो, इनकी पत्थर को रगड़ करके आग बनाई जा रही है इस इंसान द्वारा, तो यह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा, कितना बड़ा संस्कृत व्यक्ति होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, दूसरी चीज है आग का आविष्कार करना। दोनों अलग अलग हैं। आविष्कार कर सकने की शक्ति, दूसरी चीज है आग का आविष्कार करना ही। एक तो शक्ति थी, एक आविष्कार कर दिया है। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। दोनों अलग अलग हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है। जिस योग्यता, ये ध्यान रखना, जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का आविष्कार, सुई धागे का आविष्कार किया, वह व्यक्ति विशेष की क्या है बेटा? संस्कृति है। अब उसका प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करते हैं वह हमारी सभ्यता है। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने और दूसरों के लिए आविष्कृत किया, उसका नाम क्या है? सभ्यता है। यानी कि एक तो उसने सोच लिया, फिर उसने बना दिया दूसरों की सहायता करने के लिए कि हाँ ये व्यक्तियों, इन व्यक्तियों की हेल्प हो सकती है, इन व्यक्तियों ये कार्य कर सकते हैं, तो वह उसकी सभ्यता सिखाती है उसे। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक वह जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। यानी कि पहली चीज, यानी संस्कृति जिसमें अच्छे से है तो सभ्यता में उसमें कूट कूट कर भरी हुई होगी। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है, उसे हम लोग संस्कृत व्यक्ति नहीं कहेंगे। ये भी ध्यान रखना। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसकी विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई हो, वह पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए पर संस्कृत नहीं कहला सकता। मैं बार बार कह रहा हूं, बाप दादा की जायदाद के रूप में किसी प्रकार का आविष्कार किया हुआ उनके पिताजी द्वारा वो मिल जाता है पूर्वज में अनायास बिना प्रयास के, तो हम लोग उसे वह कितना भी सभ्य कहलाए, कितनी सभ्यता से उसका प्रयोग करे उस वस्तु का, तो उसे हम सभ्य तो कह सकते हैं, सभ्यता तो है उसके अंतर्गत, लेकिन हम उसे संस्कृत व्यक्ति नहीं कह सकते। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। न्यूटन कितना बड़ा संस्कृत व्यक्ति होगा, लेकिन उनके पुत्रों को वह अनायास में प्राप्त हो गया। वह उसे हम वह सभ्यता से उसका आविष्कार तो कर सकता है वो, उसका प्रयोग तो कर सकता है वो, सभ्यता तो है उसमें कूट कूट करके, लेकिन संस्कृत व्यक्ति हम लोग उसे नहीं कह सकते। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसे और भी अधिक अनेक बातों का ज्ञान है, लेकिन न्यूटन से ज्यादा वह शिक्षित नहीं है या आविष्कर्ता नहीं है, या हम लोग कह सकते हैं कि न्यूटन से ज्यादा परिचित नहीं था वो। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना कि
न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार तो किया, लेकिन हम आज के जो विद्यार्थी हैं विज्ञान के, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं और न्यूटन से कुछ ज्यादा ज्ञान प्राप्त भी कर लिया होगा, लेकिन हम न्यूटन से ज्यादा उसे संस्कृत व्यक्ति नहीं कह सकते। अरे आग से आज क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, किसी ने आग से क्या क्या बनाया होगा, कुछ कुछ सीखा होगा, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, उससे ज्यादा उसे संस्कृत व्यक्ति हम लोग आज वाले को नहीं कह सकते। वही था, पहले था जो था, उसने सोचा यार, फिर उसने आविष्कार भी किया है लोगों के लिए, और किस प्रकार से प्रयोग किया जाए वह उसने सिखाया भी है। तो संस्कृत भी उसमें कूट कूट के भरी हुई थी और सभ्यता भी उसमें कूट कूट के भरी हुई थी। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी आज के ज्ञान का ऐसा प्रथम पुरुष करता था। यानी कि रात के तारों को देखकर वो सोचा ये मोती से चांद का थाल ही क्या है, वह सो नहीं पाया पूरी रात, तो वह प्रथम पुरुष करता होगा। आज हम लोग क्या कहते हैं, तारों की कहानी बना दिया, चंदा मामा की कहानी बना दिया, हम रात को चांद रात को देखते देखते हम सो भी जाते हैं वहां पर, हाँ डिनर भी कर लेते हैं हम लोग उस रोशनी में। तो हम आज की इसे हम सभ्यता कह सकते हैं, संस्कृति नहीं कह सकते। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, ये ध्यान रखना, भौतिक प्रेरणा और ज्ञानेप्सा, ज्ञान की इच्छा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? मानव संस्कृति के माता पिता किस किस बताया? भौतिक और ज्ञानेप्सा। ज्ञानेप्सा ध्यान रखना, ज्ञान धन इप्सा, ज्ञान धन इप्सा। मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर, दूसरों कोर क्या होता है, एन्नी वाला खाना जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि अपना खाना है। मैंने देखा बाहर एक लड़का बैठा हुआ है, भूखा है और उसे खाना प्राप्त नहीं हो रहा, मैं तो चलो मेरा आज नहीं खाऊंगा तो मैं चल जाएगा मेरा काम, तो मैंने अपना कोर, अपना जो निवाला था, अपना खाना था, मैंने बाहर वाले व्यक्ति को मैंने दे दिया, तो वो बात बताई गई है, कोर वो होता है। उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ने खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। ऐसा क्यों करता है? क्या है वो? संस्कृति है, सभ्यता है? वह आखिर ऐसा क्यों करता है? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सपना देखते हुए कार्ल मार्क्स अपना पूरा जीवन दुखी में बिताया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा से वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। यानी कि जिन इंसानों ने सबसे पहले किया, रूस के भाग्य विधाता लेनिन का नाम आया, कार्ल मार्क्स मजदूरों को सुखी देखने के लिए दुखी में जीवन बिताया, सिद्धार्थ अपना घर छोड़ दिया कि तृष्णा से लोग वशीभूत होकर के फिर वो सुखी से रह सके, है? तो ये सब क्या है? आविष्कर्ता हैं, ये इनके पास संस्कृति है, ये संस्कृति कहलाती है। ये मतलब इन्हें हम सबसे अच्छा, सबसे बड़ा संस्कृत व्यक्ति हम लोग कह सकते हैं। इनसे बड़ा ना तो हुआ है ना कभी होगा, चाहे इनसे ज्यादा ही ज्ञान तुम्हें क्यों नहीं प्राप्त कर लो तुम लोग। देखो ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी, और जो योग्यता किसी महामानव के सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। और यानी संस्कृति क्या होगी? आविष्कार करता हो गई, त्यागना, आविष्कार। देखो इन्होंने सुख दे त्याग दिया कार्ल मार्क्स ने, भाग्य विधाता ने अपनी भूख त्याग दी, लेनिन रूस का भाग्य विधाता है, सिद्धार्थ ने अपना घर त्याग दिया, तो ये संस्कृति है। सभ्यता क्या है? सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। संस्कृति के परिणाम को क्या कहा जाता है? सभ्यता। हमारे खाने पानी के तरीके सभ्यता है भाई, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके सभ्यता है भाई, हमारे गमनागमन के साधन, आने जाने के साधन सभ्यता है, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके सभ्यता है हमारी, यह सब हमारी सभ्यता है। पैंट है, पैंट नीचे पहन, मैं कल ऊपर पहन लूं, अरे ये कौन सी सभ्यता होगी तुम्हारी? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया। कोई बच्चा है मान लो अध्यापक के सामने बोल रहा है तो कहते ना ये क्या सभ्यता है तुम्हारी, तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है। डांटते ना टीचर्स, मैं नहीं डांटता, कभी तुम बोलो सर डांट रहे हैं हमें, नहीं, इतने प्यारे प्यारे बच्चों को मैं डांट सकता हूँ क्या? जो समय पर, जब हम जो भी समय पर देते हैं आपको सेशन, आप आ जाते हो, ईमानदारी से पढ़ाई करते हो, मैं आपको दिखता हूँ, केवल आपके सामने भी नहीं हूँ, आप मेरे सामने नहीं हो, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो, फिर आप शांति से चुपचाप पढ़ रहे हो। यार आपसे अच्छे कोई बच्चे हो सकते हैं क्या? नहीं प्यारे बच्चों, बस आप तो ये है ना, ये वर्ड्स,
ये है ना, ये आप में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए और इसके साथ में इसको जोड़ दो तो सोने पे सुहागा, 4 चांद लग जाएंगे आपकी पढ़ाई में। बस ये ध्यान रखना, ईमानदारी से पढ़ाई करना और पेपर को हल करो तो धैर्य रखना, कहीं पे कुछ भी हो तो धैर्य रखना बस। तो सभ्यता संस्कृति समझ में आ गई। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है और न रक्षणीय वस्तु। यानी कूड़े करकट, संस्कृति नाम जो कूड़ा करकट हमका ढेर कर देते हैं ना तो वो सभ्यता है और न ही वह संस्कृति, नहीं वह रक्षा करने की वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़ बैठा नहीं जा सकता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री, प्रज्ञा बुद्धि, मैत्री मित्रता भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया। ध्यान रखना, प्रज्ञा क्या होती है, बुद्धि को कहा जाता है, और मैत्री होती है मित्रता। ठीक है, किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो वह उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। ध्यान रखना, संस्कृति को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, अविभाज्य। ध्यान रखना, अधन विभाज्य, विभाजित यानी टुकड़ा करना, और यानी नहीं, जिसका टुकड़ा नहीं कर सकते वह क्या है, संस्कृति है। और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकार है, अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो चीज जिसके लिए कल्याणकारी नहीं है उसे हमें कार्य नहीं करना चाहिए, वह हमारी सभ्यता भी नहीं है ना हमारी संस्कृति है। तो प्यारे बच्चों, इसमें 2 शब्द थे। कवि ने कहा कि 2 शब्द हैं जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं और आते भी हैं तो बिल्कुल कम समझ में आते हैं। उन 2 का नाम है संस्कृति और सभ्यता। तो कवि ने कहा है कि चलो ठीक है, मैं अपने तरीके से या आप अपने तरीके से आप इसे समझिए। तो उन्होंने कहा है कि जिसने सबसे पहले जो भी त्याग दिया है, सिद्धार्थ ने घर त्यागा, सिद्धार्थ ने घर त्यागा ना, त्याग दिया था 2,500 वर्ष पूर्व। मार्क्स ने मजदूरों को सुखी देखने के लिए खुद जीवन में दुख से जिया, पूरा जीवन दुखी से व्यतीत किया। रूस के जन्मदाता लेनिन जो ब्रेड के सूखे टुकड़े थे स्वयं न खाकर दूसरों को दिया, अपनी भूख को त्याग दिया। तो ये इंसान है जो आग का आविष्कार करता है, सुई धागे का आविष्कार करता है। यह सब हमारी संस्कृति कहलाती है। ठीक है, और सभ्यता क्या है, हमारा समय पर सोना, समय पर उठना, समय पर प्रेम से किसी से बातें करना, कपड़े पहनना, कहना, खाना, काम पर जाना, फिर शाम को वापस आ जाना, किसी से मित्रता कर लेना, ये सब क्या है, हमारी सभ्यता है। और सभ्यता को संस्कृति का ही परिणाम बताया प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखना, ये था हमारा संस्कृति निबंध जो बहुत ही अच्छा है, जो किसने लिखा, बदंत आनंद कोसलाइन जी ने लिखा, जिनका जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना नामक गांव में हुआ था और 1988 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनका बचपन का नाम हरनाम दास था, जो कितना अच्छा निबंध लिखा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप लोगों को पढ़ना है। तो Y323 ये कोड दिख रहा है आप लोगों को, मैक्सिमम डिस्काउंट कहाँ कैसे प्राप्त होगा, तो आप निश्चय बैच से जुड़ जाइए और कोड का यूज करेंगे आप लोग Y323। यदि आप लोग ये कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा, और जैसा पढ़ाया जा रहा है ऐसा ही आपको बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ाया जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट में ऐसे ही आप लोगों को 100% मार्क्स हम लोग दिल पाएंगे, गारंटीड है बेटा। प्यारे बच्चों, हम लोग मतलब ऐसे नहीं खाली पुलाव नहीं पकाते हैं, हम आप लोगों अपने रिजल्ट देखा होगा, पिछले साल का भी हमारा पिछले देखा होगा, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं आपके साथ साथ। हम चाहते हैं कि अब की बार हिंदी में भी 100 में 100 नंबर लाएं बच्चे। पिछली बार 100 में से 99 हम लोगों ने दिलाए थे, अब की बार 1 नंबर की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उस नंबर के लिए आप प्लीज निवेदन है, आप समय समय पर सेशन लें, और जिन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करने के बाद घर पर बैठकर भी उनकी अभ्यास करें। ठीक है, तो आप पावरफुल स्पोकन इंग्लिश का बैच भी ज्वाइन करें, तो कोड यूज करें Y323। देखो कितना इजी कोड है, याद हो जाएगा, Y323। ठीक है, यूज करें और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जितना भी होगा, 17 होगा, 70 होगा, 77 होगा, 40, 30, 50 जितना होगा ना वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहते हो सर इसकी पीडीएफ चाहिए हमें, हमें एमसीक्यू भी चाहिए, हमें पीवाईक्यू भी चाहिए, हमें सैंपल पेपर भी चाहिए, हमें सब चाहिए सर, और वो भी कैसे चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। मिल जाएंगे भाई, डाउनलोड कर लो ना अड्डा 24/7 हमारा ऐप प्ले स्टोर से, नहीं किया तो अभी करो।
और वहां आपको पीडीएफ भी मिलेगा, पीवाईक्यू भी मिलेगा, सैंपल पेपर मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा, अलग अलग चैप्टर की समरी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा प्यारे बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, कहाँ पढ़ाई करे हो? क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पर, तो देख लेना। अच्छा लगता है तो लाइक वगैरह हाँ आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन सेशन अच्छा लगा है ना प्यार बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को कि आप लोग अब किसी प्रकार से किसी भी टीचर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज हम जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम संस्कृति है, अर्थात क्षितिज भाग 2 पुस्तक का अंतिम चैप्टर संस्कृति, और इसमें संस्कृति और सभ्यता इन दो शब्दों के बारे में बताया गया। लेखक ने हमें बताया है कि जो सबसे ज्यादा जो शब्द हमें समझ में नहीं आते वो दो ही शब्द हैं, एक संस्कृति है और एक सभ्यता है। सभ्यता को संस्कृति का ही परिणाम बताया है, यानी कि मैं कहूं कि संस्कृति क्या होती है, तो संस्कृति उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों जो किसी भी नई वस्तु का आवश्यकता के अनुसार आविष्कार कर दिया जाता है, तो उन्हें संस्कृति उसे संस्कृति कहा जाता है। और जो आविष्कार करता है उसे एक संस्कृत व्यक्ति कहा जाएगा। जैसे कि सबसे पहले किसी ने आग का आविष्कार किया तो उसे संस्कृत व्यक्ति कहा गया है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया तो उन्हें संस्कृति व्यक्ति कहा जाता है। और जिस प्रकार से हम सुबह उठते हैं, कपड़े पहनते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ये सब जो कार्य हम लोग करते हैं शिष्टापूर्ण, किसी से बातें करना, उसे हम लोग सभ्यता के नाम से जानते हैं। जो संस्कृति जो चैप्टर था हमारा, उससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में कुल 40 नंबरों के आएंगे, ध्यान रखना। और एक भी नंबर हमें यहाँ से बिल्कुल भी नहीं कटवाना है। तो जितने क्वेश्चंस मैं कराऊँ, बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा, कम से कम, ज़्यादा नहीं, वो सॉरी यानी कि कम नहीं करवाऊंगा, बहुत सारे करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर हो रहा है कि संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है। ये न्यूटन गुरुत्वाकर्षण है ना, जिनकी खोज की थी, यानी कि ये भी कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में कि बहुत सारे बच्चों को न्यूटन से ज्यादा भी जानकारी है, लेकिन उन्हें न्यूटन जैसा सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं कह सकते हम लोग। तो न्यूटन को क्या कहा गया है? एक वैज्ञानिक कहा गया है, एक दिशा दिखाने वाला कहा गया है, संस्कृत मानव कहा गया है, संस्कृति मानव कहा गया है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर प्यारे बच्चों? तो क्या होगा? संस्कृत मानव कहा गया है। क्यों बताया भी क्या? अभी मैंने आंसर बताया था कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज वर्तमान समय बच्चों को न्यूटन से भी ज्यादा जानकारी है, लेकिन उन्हें न्यूटन जैसा संस्कृत मानव या व्यक्ति नहीं कह सकते हम लोग। नेक्स्ट है, कौन रूस का भाग्य विधाता है? यानी कि रूस का भाग्य विधाता किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? स्टालिन को, लेनिन को, चर्चिल को, या उपयुक्त सभी को? तो रूस का भाग्य विधाता क्या होगा प्यारे बच्चों? रूस का भाग्य विधाता लेनिन को कहा गया है। ठीक है, याद रखना इनको। नेक्स्ट है, संस्कृति का संबंध किससे होता है? विकास भावना से, कल्याण भावना से, आस्था से, या विनाश से? यानी संस्कृति का संबंध किससे होता है? कल्याण भावना से होता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, कौन संसार के सभी मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया? यानी देखो, ऐसे ऐसे इंसान भी हैं जो दूसरों को खुश देखने के लिए अपना जीवन दुखी में बिताया। कौन है वो महान इंसान? स्टालिन है, लेनिन है, चर्चिल है, या कार्ल मार्क्स है? सुना है कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक सिद्धांत? याद है? तो उसी में पूरा का पूरा मजदूरों के लिए उन्होंने, मजदूरों के हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, और बहुत ही चर्चित ये इनका निबंध रहा है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक, यानी ये सिद्धांत रहा है द्वंद्वात्मक सिद्धांत। तो क्या नाम उनका? यानी कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को सुखी देखने के लिए अपना पूरा जीवन दुखी में बिताया। आज है ऐसा इंसान कोई? बताइए मुझे आप लोगों में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक यानी कि मूल शब्द की बात करें प्यारे बच्चों तो क्या होगा? अध्यात्म। और एक क्या है यहाँ पे? प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? परमात्मा संबंध रखने वाला, आत्मा से संबंध रखने वाला, मन से संबंध रखने वाला, या उपयुक्त सभी, या आध्यात्मिक। अध्यात्म, अधि, धन, आत्म। ठीक है,
तो परमात्मा से संबंध होता है, आत्मा से भी और मन से भी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग सबसे अधिक होता है वे दोनों शब्द कौन से हैं। यानी कि इस चैप्टर में, इस निबंध में जो बताया गया है वही पूछा है, सभ्यता है, संस्कृति या उपयोग दोनों है, या समाज है। यानी कि ऐसे कौन से दो शब्द हैं जो हमें सबसे कम समझ में आते हैं, आज तक समझ में नहीं आया संस्कृति क्या है, समाज यानी कि सभ्यता क्या है, लेकिन इनका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो वो आंसर क्या होगा, संस्कृति और सभ्यता दोनों होगा। और संस्कृति का परिणाम ही किसे बताया गया है, सभ्यता को बताया गया है। ठीक है। वशीभूत का क्या अर्थ है, वश में होना, अधीन होना, कै और ख दोनों होना, या कोई नहीं। तो वशीभूत क्या होता है, वशीभूत क्या होता है, वश में होना और अधीन, दोनों आंसर सही है प्यारे बच्चों। यानी कि वशीभूत करते वश में भी करना होता है और अधीन होना भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृति निबंध में लेखक किसको बहुत बड़ा आविष्कर्ता कहा है। यानी कि जो संस्कृति निबंध है उसमें लेखक ने सबसे बड़ा आविष्कर्ता किसे कहा है। न्यूटन को, जिसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, लेनिन को, जिसे रूस का भाग्य विधाता का, देखो याद करना है, गुरुत्वाकर्षण, लेनिन रूस का भाग्य विधाता, रूस का भाग्य विधाता, याद रखना है, पूछा गया है। कार्ल मार्क्स, मजदूरों को खुश देखने के लिए, बोलो रिपीट हो गया ना, मजदूरों को खुश देखने के लिए, खुश नहीं खुश, छोटा होगी मात्रा, खुश देखने के लिए स्वयं ने सारा जीवन किसमें बिताया, दुख में बिताया। नेक्स्ट है, जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया, तो राइट आंसर क्या होगा, जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया उसे लेखक ने सबसे बड़ा आविष्कर्ता कहा है, उसे ही सबसे बड़ा संस्कृत व्यक्ति भी कहा है। भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी को न्यूटन जितना क्या नहीं कह सकते। यानी भौतिक शास्त्र यानी कि भौतिक शास्त्र फिजिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, विद्यार्थी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया था, तो जितना क्या नहीं कह सकते हम उन्हें, संस्कृत, सभ्य दोनों, कै और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत भी कह सकते हैं और सभ्य भी कह सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट है, कदाचित का क्या अर्थ है, कदाचित बताइए जल्दी से, कभी, शायद, या दोनों, कै और ख दोनों, तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, बता सकते हैं तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। तो कदाचित का अर्थ क्या होता है, कै और ख, यानी कभी भी होता है और शायद भी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द साक्षात का पर्यायवाची है। साक्षात यानी कि मैं उसे साक्षात देख रहा हूं, कहते हैं ना मेरे सामने ही है वो, मैं उसे देख रहा हूं, आंखों के सामने, प्रत्यक्ष, सामने, या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, आंखों के सामने भी हो गया, प्रत्यक्ष भी हो गया और सामने भी हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया है, आविष्कार नहीं, किसका आविष्कार, यानी कि मौसम से बचने के लिए और शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया है, गहनों का, वस्त्र का, सुई धागे का, या आग का आविष्कार का। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, बता सकते हैं तो जल्दी से। देखो, दो कपड़ों को सीलकर एक किया जाए तो उससे हम लोग मौसम से बच सकते हैं और शरीर को सजाने के लिए भी उसका आविष्कार किया गया। तो क्या है, सुई धागे। नेक्स्ट, संस्कृति का जनक किसे कहा जाता है, पेट भरने वाले को, संस्कृत को, सामाजिक वाले को, ज्ञान पैदा करने वाले को। तो संस्कृति का जनक, जनक क्या होता है, पिता, जन्म देने वाला। यदि गुरुत्वाकर्षण का जनक न्यूटन को, हाँ, मजदूरों को खुश रखने वाला इंसान या जनक कौन था, कार्ल मार्क्स था। लेनिन का भाग्य विधाता ने उसका भाग्य लिखने वाला जनक ही होता है, आजकल जन्म देने वाला वही तो उन्हें शिक्षा देता अच्छे से अच्छी।
तो क्या हो जाएगा, ज्ञान पैदा करने वालों क्या कहा जाता है, संस्कृति का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, परिष्कृत का क्या अर्थ है, जिसका परिष्कार किया गया, शुद्ध किया गया हो, साफ किया गया हो, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, परिष्कार भी किया गया, शुद्ध भी है, साफ भी है, तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर परिष्कृत का। ठीक है। मनीषी किसे कहा गया है, वैज्ञानिक को, चिंतनशील को, आविष्कारक को या संस्कृति को। तो मनीषी किसे कहा गया है, मनीषी तो संस्कृति चैप्टर में मनीषी उसे कहा गया है जो चिंतनशील व्यक्ति होता है, उसे क्या कहा जाता है, मनीषी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, संस्कृति का संबंध किससे होता है, बताइए, विकास भावना से, कल्याण भावना से, आस्था से, शिक्षा से। रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसका मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। तो आ सकता है तो बता दीजिएगा क्या होगा आंसर, कि संस्कृति का संबंध किससे होता है, विकास भावना से नहीं, किससे होता है प्यारे बच्चों, कल्याण भावना से होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में, कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, या ऐसे ही पढ़ा आपने संस्कृति जो चैप्टर निबंध था उसे को ऐसे ही पढ़ लिया कि हाँ ठीक है, पढ़ना था पढ़ लिया, हम लोग रटना था रट लिया। देखो भी, एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, इसका मतलब हो गया पाठ का निचोड़ हो गया, पूरा का पूरा निचोड़ हो गया है, यानी कि सभी क्वेश्चंस आ गए, मतलब संस्कृति निबंध जो है वो हमें अच्छे से कंठस्थ हो गया, बस ये ध्यान आपको रखना है, एमसीक्यू निचोड़ ही होता है। कल्याण भावना से, गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया, यानी 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था, क्यों, मानवता के सुख के लिए, बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, या अपने धर्म के लिए। गौतम बुद्ध, पाली भाषा याद है, जब पाली भाषा का विकास हुआ तब गौतम बुद्ध जी की भाषा भी ये थी पाली, बौद्ध धर्म था ही। तो बताइए अपना घर क्यों त्यागा, मानवता के सुख के लिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया था। मानव की वह योग्यता जो उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराते, यानी कि आत्मविनाश यानी खुद का ही, स्वयं का, आत्म यानी क्या होता है, स्वयं खुद, और विनाश यानी विनाश, स्वयं के साधनों का ही आविष्कार कराती है, यानी आत्मविनाश करती है, यानी खुद के साधनों का जो हमें हमारे लिए भौतिक विलास को दूर करने के लिए, हमारे सुखों के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया उन्हीं को विनाश करने के लिए, असभ्यता, अनैतिकता, असंस्कृति और मानवता। तो आत्मविनाश साधनों को आविष्कार कराते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें असंस्कृति कहते हैं। संस्कृत तो वही होता है जो आविष्कर्ता होता है, जो आत्मविनाश करेगा, साधनों को समाप्त करेगा, उन्हें असंस्कृति कहा जाता है। मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है, किसके अनुसार करता है, संस्कृत के, संस्कृति के, सभ्यता की, आवश्यकता के, यानी मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है, किसके अनुसार, आंसर ये है। तो मनुष्य देखो, मजदूरों को दुखी मिला, दुखी, मजदूरों को दुखी देखा गया, क्या देखा गया, मजदूरों को दुखी देखा गया, मजदूर दुखी थे, अब उनको सुखी देखने के लिए कौन लगा पूरे जीवन, कार्ल मार्क्स लग गया, कार्ल मार्क्स। तो उनकी क्या क्या आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए किया, तो किसके अनुसार, तो आवश्यकता के अनुसार। मनुष्य को पेट में भूख लगी, तो सोचा खाना कैसे पक सकता है, तो उसने आग का आविष्कार कर दिया। अब एक कपड़ा फटा हुआ था, सोचा इन कपड़ों को सील करके तन ढका जा सकता है, यही हमारी सभ्यता भी है। तो उन्होंने सोचा सुई धागे का आविष्कार कर दिया, एक लोहे से एक सुई बनाई, उसमें एक छिद्र किया और उसमें धागा डाला, दोनों कपड़ों को सील डाला, तो कपड़ा सी गया। इनमें से कौन सा शब्द निठल्ला का पर्यायवाची, कहते हैं ना, अरे निठल्ले मत बनो, कुछ तो पढ़ लो भाई, कुछ तो पढ़ लो, क्योंकि जब तुम्हारे सर कह रहे हैं कि 100% मार्क्स प्राप्त करना है हिंदी में, और वो कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हारे सर पढ़ा रहे हैं बस वही पढ़ना है, तो फिर हमें क्या, निठल्ले क्यों बैठे हो, खड़े हो, सजग हो जाओ, उठो, जागो, जब तक मत रुको तब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। किसने कहा था, उसी ने कहा था जिनका जन्म 12 जनवरी को होता है, जिन्होंने सितंबर 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में क्या दिया था, ऐसा भाषण दिया था कि जिससे पूरा विश्व में भारत ही भारत चमकने लग गया था, जिनका नाम था विवेकानंद जी। ठीक है, तो निठल्ला मत रहो भाई, कौन है, हाँ एक और था जिसका नाम था
मलुकदास जी। मलुकदास ने भी क्या कहा था? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हाँ, तो ऐसा नहीं रहना है हम लोगों को, हमें निठल्ला नहीं रहना है। तो निठल्ले को बेकार भी कहा जाता है, ठाले बैठे को भी कहा जाता है, बिना काम धंधे वाले को भी निठल्ला कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन कहलाते हैं। मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं भाई? संस्कार, सभ्यता, असभ्यता या संस्कृति। तो मानव को सुख सुविधा वाले साधनों को क्या कहा जाता है भाई? सभ्यता कहा जाता है, संस्कार कहा जाता है, संस्कृति कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सभ्यता कहा जाता है। आत्मविनाश के साधन का आशय है। आत्मविनाश के साधन का आशय क्या है? यानी कि आत्मविनाश साधन, यानी इस साधन से, यानी कि अपने स्वयं के साधनों को ही नष्ट करना। तो साधन का अर्थ क्या है यहाँ पे? क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है या हथियार है? तो हथियार ही कहेंगे। साधन तो क्या होता है? हथियार होता है। ये तो क्या है? ये तो मन के है, ये तो भाव है। क्रोध का उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, घृणा हो रहा है, इस प्रकार से। लेखक ने किसे संस्कृति का परिणाम कहा है? तो बार बार बता रहा हूं, दो ही शब्द हैं हमारे इस चैप्टर में, एक तो संस्कृति है, एक सभ्यता है, जो बिल्कुल समझ में नहीं आती, लेकिन सबसे ज्यादा इसका हम लोग क्या करते हैं? दोनों शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभ्यता। नेक्स्ट है, मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? यानी मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? तो किस गुण के कारण प्राप्त होता है? सौंदर्य के कारण, करुणा के कारण, सहज संस्कृति के कारण, या इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? मनुष्य से मिलने वाला ज्ञान किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? बताइए जल्दी से। सहज संस्कृति के कारण होता है क्या? बताइए जल्दी से, यही होगा आंसर। तो यही होगा, सहज संस्कृति के कारण हमें इस गुण की प्राप्ति हो जाती है। यह बात हमेशा ध्यान में रखना। तो कैसा लगा? आ रहा है नहीं आ रहा भाई? समझ में इतना बता दो कि हाँ सर हमें आ रहा है, आ रहा है। चलो, तो देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे कोड है Y323। ये कोड कहाँ प्रयोग करेंगे? जैसे ही आप लोग हमारे निश्चय बैच से जुड़ जाएंगे, तो आप लोगों को जुड़ने के लिए आप लोगों को Y323 कोड यूज करना है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों ने जो रिजल्ट गया है अभी 2022 में, तो बहुत सारे बच्चों ने 100% मार्क्स प्राप्त किया। अब की बार आप भी कर सकते हैं। अभी आप लोग यदि अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, पावरफुल अंग्रेजी कैसे बोलते हैं कैसे नहीं, बहुत बार सिखाया भी है आप लोगों को, तो पेड पे ज्वाइन करें। Y323 कोड यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को आप कहते हैं सर पीडीएफ चाहिए। आप लोग जो वाईटी सेशन लेते हैं यूट्यूब पे, जो सेशन लेते हैं उसकी पीडीएफ नहीं मिलता हमें, हमें PYQ भी नहीं मिलता, हमें सैंपल पेपर भी नहीं मिलते, हमें MCQ भी नहीं मिलते, तो सब कहाँ मिलेंगे? तो प्यारे बच्चों ये सब हमें मिलेंगे अड्डा 24/7 ऐप पर। डाउनलोड करें अभी अभी। कहाँ से? प्ले स्टोर में जाइए, अड्डा 24/7 ऐप लिखिए, अड्डा 24/7 ऐप अपने आप डाउनलोड कर लीजिएगा इंस्टॉल करके, ठीक है, हो जाएगा। वहीं सब मिलेगा। आप कहाँ पढ़ रहे हो? क्लास 9th एंड 10th में पढ़ रहे हो तो सेशन अच्छा लगता है, लाइक शेयर कमेंट देख लीजिएगा, आपको निर्भर करता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा प्यारे बच्चों, ईमानदारी से पढ़ाई करो। अब की बार 100% मार्क्स लाने की कोशिश करो। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़े, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।